या वितुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन सूत्र आए हम लोग? कृतथित समासाश्च, ये सूत्र देखना है। इसके पूर्व में कौन सूत्र देख लिया? अर्थवद धातु। समझ में आ गया? बढ़िया। क्या अर्थ किया उसका? धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। ये हम लोगों ने कर लिया। क्या बोले? धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है ना? ऐसे ही देखे, आवाज ऐसे ही निकाल के बोलना है ना? इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ाइए लेकिन इससे कम आवाज़ में नहीं बोलना है। इतना कम से कम संकल्प रखिए ना। चलिए, तो यही कर दिया। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है ना? धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा, धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके, वर्जयित्वा छोड़ करके, जो भी अर्थवत शब्द स्वरूप है, अर्थ वाला शब्द स्वरूप है, उसकी क्या होती है? होती है। ठीक है ना? ये कहा ना। और इसका उदाहरण क्या दिया? दित्थ। ठीक है ना? तो ये सब उसके उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि वो न धातु है, न प्रत्यय है, न प्रत्ययांत है। डित्थ जो है वो प्रत्ययांत नहीं ना है ना? और अर्थवत शब्द स्वरूप है कि नहीं है? क्या है उसका अर्थ? लकड़ी का हाथी। हाँ, ये बोला। क्या वो क्या अर्थ है उसका? काष्ठमयो हस्ति। ठीक है ना? ये बोलना है, ये मत बोलिए। अरे इनके तो अलग ही संप्रदाय है, तो वो तो बोलेंगे, लेकिन आप क्या बोलेंगे? काष्ठमयो हस्ति। ये उसका अर्थ यही है ना? काष्ठ जो आप बोल रहे हैं, बस उसको हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या लकड़ी का हाथी, ये सब क्या करना है? काष्ठ श्लोक याद है वो भी बताना है साथ में, केवल उसका अर्थ नहीं बताना है आपको। उस श्लोक याद है ये भी आपको द्योतित कराना है कि नहीं? फिर मुझे अलग से पूछना ना पड़े कि आपको श्लोक याद नहीं है क्या। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा उत्तर दीजिए कि लग जाए कि श्लोक याद किया हुआ। ठीक है? चलिए, सब सीखिए कैसे उत्तर देना है, क्या बोलना है। तो काष्ठमयो हस्ति, काष्ठ वाला जो हाथी है ना? काष्ठ का बना हुआ, खिलौने के लिए बना देना, वही हाथी उसका अर्थ है। तो अर्थवत शब्द स्वरूप, अर्थ वाला शब्द स्वरूप डित्थ हो गया कि नहीं हो गया? उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है? जैसे राम शब्द हो तो उसकी इस सूत्र के द्वारा होगी कि नहीं होगी, देखा जाए। धातु है वो, धातु तो नहीं है। प्रत्यय है क्या वो? प्रत्यय नहीं है। प्रत्ययांत है वो क्या? तो प्रत्ययांत है भी और नहीं भी है, जैसा हो, इसमें कुछ आप कह नहीं सकते। देखिए, यहाँ थोड़ी आपको विवक्षा के अधीन हो जाएगा। राम, इसमें आप यदि इसको व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं, कैसा? व्युत्पन्न प्रातिपदिक मतलब इसमें प्रकृति और प्रत्यय की जिसमें कल्पना की जाती है उसको कहते हैं व्युत्पन्न प्रातिपदिक। क्या? व्युत्पन्न प्रातिपदिक। किसको कहते हैं विनीत? प्रकृति और प्रत्यय की जिसमें विवक्षा की जाती है, कल्पना की जाती है, विवक्षा नहीं। विवक्षा तो क्या बोलना, तो राम ही है कि नहीं है? तो प्रकृति और प्रत्यय की जिसमें मतलब इसमें कल्पना की जाए कि राम में रमु धातु है, उससे कहीं प्रत्यय किया, तो ये आपने क्या की? प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की ना। तो ऐसे जो निष्पन्न होगा राम शब्द, वो कैसा कहलाएगा? व्युत्पन्न कहलाएगा, व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाएगा। आया? तो वो इसका उदाहरण हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रत्ययांत ही है। आया कि नहीं? उसमें कहीं प्रत्यय है कि नहीं है? तो प्रत्ययांत ही है, प्रत्ययांत से भिन्न नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा ये सूत्र नहीं करेगा। आया? मान लीजिए ऐसा हो, मतलब अब ये तो व्युत्पन्न प्रत्यय। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मतलब जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना न की जाए, है कि नहीं है ना? तो जैसे डित्थ शब्द, इसमें कोई प्रकृति और कोई प्रत्यय की कल्पना है कि कोई धातु था डित्थ करके और उससे थ प्रत्यय किया, ऐसा कुछ नहीं ना है। डित्थ बस एक अखंड शब्द है, उसमें न कोई प्रकृति न कोई प्रत्यय।
आया। तो ये कैसा हो गया, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक इसको कहा जाएगा। इसलिए चूंकि उसमें साफ साफ समझ में आता है, इसलिए कहते थे डित्थ डवित्थ इसके उदाहरण है, ऐसे बोल दिया जाता है। आया कि नहीं आया? क्योंकि वो प्रत्ययांत नहीं ना कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक जो होंगे डित्थ डवित्थ ये सब प्रत्ययांत नहीं ना होंगे। तो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययांत भिन्न वो हो गए, अर्थवत शब्द स्वरूप तो है ही, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आया। अब राम में भी यदि आपको ऐसी वो है कि मतलब वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है ऐसा मान करके आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, अरे व्युत्पन्न प्रातिपदिक दशरथ के पुत्र जो राम थे उसके लिए आप प्रयोग करेंगे तो उसमें सब अर्थ घटेगा। रमन्ते योगिनः अस्मिन् करते हैं ना आप, राम मतलब क्या करते हैं, तो रमु धातु से आप अधिकरण में गए प्रत्यय करते हैं, रमन्ते अस्मिन् जिसमें रमण करते हैं सब योगी जन लोग, उसको कहते हैं राम, है कि नहीं है? तो उसमें घटेगा। अब यहाँ शराब पी के कोई मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसमें योगिक अर्थ कुछ घटने वाला है? नहीं ना घटने वाला है। तो वहाँ राम फिर उसका बस अव्युत्पन्न प्रातिपदिक ही माना जाएगा, उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं ना है कि रमु धातु से इसमें गए प्रत्यय किया और उस पर कुछ घट ही नहीं रहा है कि नहीं है? तो अरे ऐसे भी तो होते हैं, नाम कुछ और काम कुछ ए वाला ही सब होता है ना, तो बस वही वाला मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वहां पर ऐसे प्रकृति वो राम शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान लिया जाता है। आया कि नहीं आया? तो वहां पर अब ये सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है, क्योंकि धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्ययांत से भी भिन्न है, नहीं है? क्योंकि इसमें कोई प्रकृति प्रत्यय की जब कल्पना ही नहीं है तो प्रत्ययांत भिन्न भी हो गया। इसलिए और अर्थवत किसी न किसी अर्थ का उस शराबी व्यक्ति का तो कम से कम अर्थ बता रहा है, तो अर्थवत शब्द स्वरूप हो गया तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो इसके लिए यदि आपको साकल्यन रूपेण इसके क्या उदाहरण होंगे, तो अव्युत्पन्न जितने भी शब्द होंगे वो सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। इतना समझ में आया? अव्युत्पन्न प्राय मोटे मोटे तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ना? अभी इसमें सूक्ष्म विचार करेंगे तो कुछ विशेष भी आ सकता है, लेकिन अव्युत्पन्न प्रातिपदिक सब इसके उदाहरण होंगे। आया कि नहीं आया? अव्युत्पन्न जो शब्द होंगे वो इसके उदाहरण होंगे, क्योंकि वो धातु भिन्न प्रत्ययांत भिन्न हो जाएंगे, अर्थवान भी होने चाहिए, तो ऐसे शब्द स्वरूप होगी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? तो राम शब्द की अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करके कोई अर्थवत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर ले, अव्युत्पन्न मान करके यदि कोई इस पूर्व सूत्र से प्रथम सूत्र से क्या कर ले तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना? गलत कब होगा? व्युत्पन्न मान के यदि पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करता तो गलत। आया कि नहीं आया? आया ना? ये बात थोड़ी विवेक आपको करके रखना है इस सूत्र में, ठीक? आगे चला जाए जी। ये देख लिया। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक वाक्य देता हूँ, रामः ग्रामं गच्छति, ये वाक्य है, ठीक है? रामः ग्रामं, नल चालू है क्या? बंद करो उसको। ये पूरा जो वाक्य है रामः ग्रामं गच्छति, वो पूरा का पूरा धातु है क्या? नहीं है, पूरा धातु नहीं ना है, उसमें एक गम धातु रहे, हमें क्या मतलब का? पूरा धातु नहीं ना है, तो धातु भिन्न वो पूरा वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। प्रत्यय भिन्न पूरा वो वाक्य है कि नहीं है? प्रत्यय भिन्न है कि नहीं है? प्रत्ययांत भिन्न है कि नहीं है? अरे आप कहें ऐसा मत सोचिए गच्छति में ती प्रत्ययांत में है, अरे वो तो गच्छत के गम धातु के पर में है ना, वो प्रत्ययांत कहलाएगा। पूरा वाक्य प्रत्ययांत है क्या? पूरे वाक्य से कोई प्रत्यय आया है क्या? तो प्रत्ययांत पूरा वाक्य नहीं ना हुआ, तो प्रत्ययांत से भी भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? और वो पूरे वाक्य का कोई अर्थ है कि नहीं है? उससे कुछ अर्थ समझ में आता है? तो अर्थवत शब्द स्वरूप करके किसको हमने पकड़ लिया? पूरे वाक्य को पकड़ लिया। अर्थ है ना उसका कोई? अरे राम कर्तृक ग्राम कर्मकम गमनम, ये उसका अर्थ है। क्या अर्थ है? राम कर्तृकम गमनम, है ना? यही अर्थ बोध होता है ना, राम कर्तृक ग्राम कर्मक। अरे राम करता है जिसमें ऐसा गमन, ग्राम कर्म है जिसका ऐसा गमन, वही तो बोल रहा। राम कर्तृकम और ग्राम कर्मकम गमनम, गम धातु का अर्थ क्या है? गमनम। सामान्य रूप से यही अर्थ बोध होता है ना आपको, राम जा रहा है तो राम कर्तृक ग्राम कर्मक गमन हो रहा है, ऐसा ही आपको गमन यही समझ में आता है। तो ये क्या है आपका?
ये अर्थ है। तो अर्थवत शब्द स्वरूप कौन हो गया? पूरा वाक्य हो गया। धातु भिन्न धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूप करके किसको पकड़ लिया? पूरे वाक्य को पकड़ लिया। तो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वो पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा होने की आपत्ति है कि नहीं है? वो पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो क्या समस्या आएगी? चलो देखते हैं आप में से कौन बताता है। पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाए, रामः ग्रामं गच्छति, तो इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या समस्या है? चलो कौन बुद्धि लगाता है? तो पूरे वाक्य में जितने सुप है उनका सुपो धातु प्रातिपदिक योः से लुक होने लगेगा, क्योंकि क्या कहता है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोर अवयवस्य सुप। धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपः लुक स्यात्, है ना? धातु और प्रातिपदिक के जितने भी अवयव सुप होंगे उसका लुक होता है। अब आपने अभी जो इस तरह से किया वो किसकी प्रातिपदिक संज्ञा की हमने? रामः ग्रामं गच्छति, इस पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा की, ठीक है ना? की तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो प्रातिपदिक के पूरा हो गया प्रातिपदिक, उसके अवयव जितने सुप, कौन कौन सुप है? राम के बाद सु है और ग्राम के बाद आम है ना? सुप मतलब सुओजस अमोट सब कहना है। सुप मतलब सप्तमी बहुवचन वाला नहीं है, केवल पूरा सु से लेके सुप तक जाना है। तो उसमें अम भी आ गया, सु भी आ गया, तो इनका लुक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गच्छति के ती का नहीं कह रहे हैं, और सुप का लुक करता है वो, तो उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन राम पदोत्तर जो सु है, राम प्रातिपदिकोत्तर जो सु है, ग्राम प्रातिपदिकोत्तर जो अम है, उसका लुक हो जाएगा। तो रामः ग्रामं गच्छति नहीं ना बन पाएगा, ये वाक्य नहीं बन पाएगा। तो ये समस्या है ना? पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति होने की, पूरे वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति है कि नहीं है? क्या अर्थ करने पर? अभी जो हमने निष्कृष्ट अर्थ किया उसमें भी समस्या है। क्या अर्थ किया पूरा निष्कृष्ट अर्थ? धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। ये अर्थ करने पर भी वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा तो बनी ही रही है कि नहीं है? एक समस्या है, अपने दिमाग में रखिएगा, देखते हैं कुछ समाधान होता है कि नहीं होता है। लेकिन समस्या समझ में आगे कि नहीं आगे, ये सब देखना है आपको, हर जगह विचार करना है, अपनी बुद्धि भी लगानी है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो उन्होंने पदकृत्य कर दिया तो बस उतने से काम चल गया। अरे और भी तो समस्या हो सकती है, ये कौन विचार करेगा? आप ही को विचार करना है। तो ये वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा की आपत्ति है, इसका वारण देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना? क्या होता है। लेकिन फिलहाल क्या हो गया आपका? ये सूत्र का अर्थ हो गया, लेकिन सूत्र अर्थ करने पर एक आपत्ति आपकी अंतिम में बनी हुई है। क्या अर्थ कर दिया सूत्र का? धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, ये कर दिया, ठीक है? एक बात, ये जब सूत्र में आप पढ़ लिए हैं तो एक बार थोड़ा विचार करिए, अर्थवत मतलब क्या है? आप अपने हिसाब से मुझे बताएं, अर्थवत मतलब क्या है? जो किसी इसका कोई अर्थ हो, जो किसी विशेष अर्थ को बताता, अर्थ वाला हो, है ना? अर्थ होना चाहिए, कोई भी कुछ भी अर्थ होना चाहिए उसका, है कि नहीं? तो सामान्य रूप से यही है, ठीक है? चलिए वैसे बोल देते हम लोग यहाँ वृत्तिमत्वम अर्थवत्वम, क्या बोलते हैं? इसमें घबरा या नहीं, कुछ नया नहीं आ गया, वही बात है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना? वृत्ति मतलब क्या होता है? पद और पदार्थ का संबंध होता है, ठीक है ना? तो वृत्ति, अब उतना ज़्यादा उसमें मत जाइए, सरल रूप से समझिए। अर्थवत जैसे आप समझ रहे हैं ना, वही है वृत्ति। मतलब देखिए, जैसे मैं आपको एक हल्के से बता रहा हूँ, जैसे आपको राम कहने से, जैसे घट ले लीजिए, घट शब्द ले लिया, ठीक है ना? ये घट कहने से किसका, घट शब्द का अर्थ क्या है? मटका, जो गोलाकार होता है ना? कम्बु ग्रीवा उसकी रहती है, कम्बु की तरह ग्रीवा रहती है, तो ऐसा वो गोलाकार मटका, वही उसका अर्थ है घट पद का, है कि नहीं है? तो वो अर्थ है, और अर्थवत शब्द कौन हो जाएगा? अर्थ वाला, ऐसे अर्थ वाला शब्द कौन हो जाएगा? घट, ये शब्द हो जाएगा। तो ये घट शब्द जो है ना, उसको वृत्तिमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्तिमान मतलब किसी अर्थ की अर्थ को बताने की वृत्ति इसमें है, शक्ति इसमें है। वृत्ति मतलब शक्ति,
लक्षणा को भी वृत्ति कहते हैं, व्यंजना को भी वृत्ति कहते हैं। मैं केवल शक्ति में बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ के रखिए, ठीक है ना। किसी भी अर्थ को बताने की शक्ति इसमें है कि नहीं है, ठीक है ना। कौन अर्थ को बताने, मट का जो अर्थ है उसको बताने की शक्ति वृत्ति जो है वो किस में है, घट शब्द में है। तो वृत्तिमान कौन हो गया, तो अर्थवत मतलब अर्थवान मतलब वृत्तिमान आया, अर्थवत मतलब वृत्तिमत। नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे, है कि नहीं है। अर्थवत मतलब वृत्तिमत आया, अर्थवत मतलब वृत्ति वाला, वृत्तिमत, यही उसका अर्थ, ठीक है ना। तो ऐसी वृत्ति है कि नहीं है, वृत्तिमत वो है कि नहीं है। तो यदि कोई शब्द प्रयोग कर दे वृत्तिमत्वम वृत्तिमान अस्ति इत्यतः अस्य प्रातिपदिक संज्ञा, तो घबराइएगा मत, कुछ और नहीं कह दिया है ना, अर्थवत्व ही बता रहे। बात समझ में आई कि नहीं, वृत्तिमान। कभी वो उसको शक्ति लक्षणा व्यंजना का प्रसंग विशेष विचार करेंगे, ठीक है ना, कभी तो उसमें और साफ हो जाएगा आपको कि क्या ये होता है। लेकिन अभी इतने से समझ के रखिए कि किसी जो शब्द अर्थवान है, जो शब्द भी अर्थवान है तो उसमें उस अर्थ के बताने की वृत्ति उसमें रहती है, तो वृत्तिमान हो जाता है। तो अर्थवान वृत्तिमान ये पर्याय हुआ। और नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो वृत्तिमत अर्थवत, ये है ना, नपुंसकलिंग में करेंगे तो अर्थवत वृत्तिमत ये सब पर्याय आया। तो ये तो चलिए ये हो गया, आगे चला रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे बुद्धि परिपक्व हो जाएगी तो ये सब पदार्थ पकड़ लेंगे। एक बार बस केवल उसको शक्ति लक्षणा व्यंजना का थोड़ा सही समझाना पड़ेगा प्रकरण। तो यहाँ इतने से काम चल गया, ठीक। आगे चला जाए, कौन आया, कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र आया, ठीक है ना। इसको हमको समझना, कृतद्धित समासाश्च कितने पद है इसमें, 2 पद है ना। कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृतद्धित समासाः, ये एक पद है पूरा। कृतद्धित समासाः ये एक पूरा पद है, च एक पृथक पद है, तो 2 ही पद है इसमें। आया कि नहीं आया। अभी कृतद्धित समासाः यहाँ पर कौन समास है, क्या बोले, कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृतद्धित समासाः। कौन समास किए विनीत, इतरेतर द्वंद्व किए, बहुत अच्छा। आया कि नहीं आया, द्वंद्व समास किए, समझ में आ रहा है। तो इतरेतर द्वंद्व किए, कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृतद्धित समासाः। आया कि नहीं आया। तो ये इतरेतर द्वंद्व करे तो कृतद्धित समासाः ये बन गया। और आगे कौन दूसरा ये कौन वचन का, कहाँ का है ये, कृतद्धित समासाः इति बहुवचन, कहाँ बहुवचन किसका, ये बोलो, प्रथमा बहुवचनांतम, प्रथमा के बहुवचन जैसे रामा, वैसे कृतद्धित समासाः। आया कि नहीं, 3 है तो बहुवचन होगा कि नहीं होगा, कृत है तद्धित है और समास है तो बहुवचन कर दिया, कृतद्धित समासाः इति बहुवचनांतम। च इति अव्ययम, च ये अव्ययी पद है, ध्यान में आया। तो 2 द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, 2 पद वाला ये सूत्र है, ठीक। इसमें पूर्व सूत्र से अब उसका अर्थ देखना है ना, तो इसमें पूर्व सूत्र से प्रातिपदिकम की क्या आती है, अनुवृत्ति आती है। क्या आती है, अनुवृत्ति आती है। प्रातिपदिकम की क्या होती है, अनुवृत्ति आती है। तो अनुवृत्ति हो जाएगी प्रातिपदिकम की। अब वहां प्रातिपदिकम कैसा था, एकवचनांत था ना। अब यहाँ तो किसकी कृतद्धित समासाः बहुवचन है, तो इसके साथ प्रातिपदिकम जोड़ेंगे तो बनेगा, कृतद्धित समासाः प्रातिपदिकम चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ बहुवचनांततया विपरिणाम करना पड़ेगा। वहाँ जो एक वचनांत था उसको यहाँ क्या मान लेंगे, बहुवचनांत मान लेंगे। तो क्या बोलेंगे, कृतद्धित समासाः प्रातिपदिकानि स्युः। क्या, प्रातिपदिका, कृतद्धित समासाः प्रातिपदिकाः स्युः। प्रातिपदिक शब्द देखिए, आपने तो कर दिया वो प्रातिपदिक आहा 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 बन रहा था तो पिटा दिया, है कि नहीं है। लेकिन प्रातिपदिक शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग में चलता है, नपुंसकलिंग में चलता है ना। अरे क्या लिखा है पूर्व सूत्र में, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिक नहीं न किया, नहीं न किया, नपुंसकलिंग में चलता है प्रातिपदिक शब्द। आया कि नहीं आया। तो जब प्रातिपदिक शब्द नपुंसकलिंग में चलता है तो यहाँ प्रातिपदिका बन जाएगा। क्या बोलेंगे, बोलो विनीत,
कृतद्धित समासाः प्रातिपदिकानि स्युः। स्युहु, ठीक है ना, यही होगा, ऐसे ही बोला जाएगा। ये थोड़ा विवेक ध्यान में रखो, केवल बस आया बहुवचन कर दिया तो आ प्रास मिला दिया, हम कोई काव्य थोड़ी नहीं बिठा रहा है कि मतलब बोलने में मतलब प्रास बैठ जाए, है अलंकार नहीं ना करना है कोई। तो फिर तो क्या बन गया, कृतद्धित समासाः प्रातिपदिकानि स्युः, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। अब ये थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ना, अलग विचित्र टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा, तो हम लोग ऐसे बोल दे कि कृतद्धित समासाः प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः, वहाँ संज्ञा जोड़ दे तो उसका फिर बहुवचन में संज्ञा बन जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, कृतद्धित समासाः प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। आया, ये कर देंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, है कि नहीं है। तो वही है, तो क्या कर दिया, कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये आया। यहाँ पूर्व सूत्र से अर्थवत की अनुवृत्ति भी आती है। क्या आती है, अर्थवत की अनुवृत्ति आती है। बताया था ना, उस सूत्र में भी बताया था कि वहां पर पूछे थे आपको कि अर्थवत ग्रहणम किमर्थम, तो आपने कहा कि प्रत्येक वर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा न हो जाए, इसके लिए अर्थवत ग्रहण किया, है कि नहीं, ये सब किए थे कि नहीं किए थे। तो वहां पर एक शंका उठी थी, बाल मनोरमाकार ने तो सिद्ध किया कि वो प्रत्येक वर्णों की प्रातिपदिक संज्ञा न हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थवत ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन आपको तत्वबोधिनी की एक पंक्ति पढ़ाई गई थी, है ना, ये पूछा था करण, है कि नहीं। तो आप लोग तो बड़े विशिष्ट विद्वान थे, तो आप लोगों ने तो ऐसा सोचा नहीं कि चलो तत्वबोधिनी देखा जाए, लेकिन उसने देखी तो उसको कुछ लगा, तो तत्वबोधिनी देखी, उसमें क्या पंक्ति आई थी, उसने कहा, क्या कहा था उसने, यद्यपि करके शंका उठाई थी, था कि नहीं, अधातु इति पर्युदासे। हाँ, ये बात कही थी उसने कि अधातु के पर्युदास, अरे अंतिम पाठ में तो वही तो विचार किए थे, अधातु ये जो पर्युदास किया, तो वहां चूंकि पर्युदास है और पर्युदास का स्वभाव है वो तद्भिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराता है ना, बताया था ना, नयर्थो दो समाख्यातो पर्युदास पर्युदास सविग्राही प्रसज्जस्तु निषेधकृत, ये देखे थे ना। तो यहाँ चूंकि अधातु में क्या किया है, पर्युदास किया है, तो पर्युदास है, तो यहाँ पर क्या होगा, अधातु करके किसका धातु भिन्न धातु सदृश का ग्रहण कराएगा। और धातु सदृश मतलब कैसे है, तो धातु चूंकि सबके सब अर्थवान है, तो उसके धातु से भिन्न जो लेना है वो मतलब अर्थवान ही लेना है, तो अर्थवत का लाभ हो ही गया ना, बिना अर्थवत के ही धातु के पर्युदास कर देने मात्र से ही अर्थवत का लाभ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थवत ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रश्न उठा था। तो उन्होंने क्या कहा कि तथापि उत्तरार्थम तत्, है ना, उत्तरार्थम उत्तर सूत्रार्थम अर्थवत ग्रहणम क्रियते। तो फिर प्रश्न हुआ था भाई तो वहीं कर दो, यहाँ क्यों कर रहे हो, तो स्पष्टार्थम ये कृतम, तो वो पंक्ति याद होनी चाहिए, ठीक है ना, वो पंक्ति याद होनी चाहिए तो काम देगा, है कि नहीं है। ये सब ऐसी ऐसी जो बातें आए ना उसको याद कर लेना, है ना, उसके शब्द प्रयोग से। तो थोड़ा शुरुआत में याद करना पड़ेगा, फिर अपने से बनने लगेगा, फिर आप अपने शब्दों में भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, साफ साफ बोलेंगे, है कि नहीं, शैली उनकी आ जाएगी, यही हमको करना। चलिए आया, तो कुल मिला के उत्तर सूत्रार्थ से ये बात कही थी ना वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर भी अर्थवत की अनुवृत्ति आती है कि नहीं है। तो क्या होगा, कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उसमें अर्थवत कृत तद्धित समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा सरल रूप से, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इसमें विचार है, इधर उधर कर देंगे तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है ना। ध्यान से समझना है, बहुत सरल है, लेकिन केवल आपकी ध्यान न रहे इतने मात्र से पूरा ग्रंथ बिगड़ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया कृत तद्धित, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। बस उसकी प्रक्रिया केवल समझिए। तो यहाँ तक के बाद आगे कि कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इतना सूत्र से अभी अर्थ निकला है, और अर्थवत की भी अनुवृत्ति आई है, इतना हुआ। अब यहाँ देखिए दीक्षित ने जो वृत्ति लिखी है उसमें देखिए उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया है, क्या लिखा है, कृत तद्धित समासाश्च कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। ये कहा ना, कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः, ये उन्होंने वृत्ति लिखी है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ कृत और तद्धित है ना, ये क्या है, कृत किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए, कृत किसको कहते हैं,
कृत आप कहते हैं प्रत्यय, प्रत्यय कृत कहते किसको है? किस प्रत्यय को कृत कहा जाता है? धातु के पीछे धातु से लग, जो धातु से जो हुआ हो, धातु के पीछे मत कहो, धातु से जो विहित हुआ हो उसको क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। तो गच्छति में ती जो है वो कृत है, वो भी तो धातु से हुआ है। कृत्य भवती में जो भू धातु से हुआ है वो भी तिप है, वो धातु से हुआ, वो भी कृत है। नहीं भवती के ती को कृत मानते हैं, वो भवती कृदंत मानते हैं, नहीं तिगंत। तिगंत मानते हैं। तो फिर आपने जो परिभाषा की है ना, अपने मन से ही बना है, चलिए अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। धातु से जो विहित होता है उसको कृत कहते हैं। तो ऐसे तो तिप जो भी है वो भी तो धातु से विहित होते हैं, उनकी भी नहीं होने लगेगी। इसको कहते हैं, तुम बताओ। तिंग सिद्ध भिन्न। थोड़ा ज्यादा कर दिया। हमारे धातु संज्ञा थोड़ी न करने जा रहे हैं, कृत संज्ञा के विषय में पूछ रहे हैं। तो देखिए, आपको ऐसे बनाना नहीं है, एक सूत्र है उसको याद रख लेना है। कृद तिंग क्या है? ये सूत्र है, कृत संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या? कृद तिंग, कृत अतिंग। धातोः विहिताः कृत संज्ञकाः भवन्ति। लेकिन कैसा होना चाहिए? अतिंग। अतिंग मतलब तिंग भिन्न होना चाहिए। बस इतना आपसे का छूट जा रहा था, बाकी का सही बोल रहे थे। आया कि नहीं आया? वहाँ सब अनुवृत्ति ला करके यही किया जाता है, धातोः विहिताः कृत संज्ञकाः भवन्ति। और अतिंग, वो अतिंग होने चाहिए, ये एक कंडीशन जोड़ दी कि भाई तिंग से भिन्न होना चाहिए, वरना वही समस्या आएगी ना, तिंग को भी कृत कहने लगेंगे, फिर आपके मन में तो भवती कृदंत है ना। तो चलिए, वो तो बहुत समस्या आएगी, वो कोई बात नहीं। लेकिन वो तिंग को कृत नहीं ना कहते हैं, तो इसलिए वो सूत्र को याद रखना है। क्या है? कृत अतिंग, कृद अतिंग, उसको करके कृद अतिंग, उसकी वृत्ति भी आप याद रख लेंगे, अब तो सरल होगा, कुछ नहीं। धातुर्विहिता तिंग भिन्ना प्रत्यया कृत संज्ञा स्यु। क्या है? धातुर्विहिता तिंग भिन्ना प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः। हो गया, इतना ही तो है। धातु से विहित हो, तिंग से भिन्न हो, ऐसे जो प्रत्यय धातु से विहित होने चाहिए और कृत से भिन्न और तिंग से भिन्न होने चाहिए, ऐसे प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती। आया? ये आपके कृत है, ठीक है ना। अब भवती जो है वो धातु से विहित तो है, लेकिन तिंग भिन्न है क्या? नहीं। भवती में जो ती है वो तिंग भिन्न नहीं ना। अरे वो अपने में अपना भेद रहता है क्या? नहीं। अपने में अपना भेद नहीं ना रहता है। कह जा सकते घट जो है वो घट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? पागल ही कहेगा। ऐसा कहेगा तो उसको हम पागल घोषित करेंगे। यदि कहेगा कि अयम घटो घटः घटो न, नहीं ना कह सकते। अपने में अपना भेद नहीं रहता है। स्वस्मिन् स्वभेदो न भवति। आया कि नहीं? न्याय कुछ पढ़े हैं? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्वस्मिन् स्वभेदो न भवति। चलिए, तो भवती के ती में ती को अपकृत होने की आपत्ति नहीं ना आएगी। चलिए, तो यही समझ गए, कृत की परिभाषा एक हो गया। तो कृत समझ लिए। तो अब आया दूसरे नंबर में, क्या था? तद्धित। तद्धित किसको कहते हैं ये भी समझना है। तद्धित किसको कहते हैं? तद्धिताः सूत्र के अधिकार में जो आते हैं, ठीक है ना। तद्धिताः सूत्राधिकार पठिताः ये सन्ति ते सर्वे तद्धित संज्ञकाः, है ना। सरल, उसमें कोई तद्धिताः एक अधिकार सूत्र है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी खोलेंगे ना, अब अष्टाध्यायी है, तद्धिताः सूत्र निकालिए। ये अष्टाध्यायी की पूरी आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है, पूरा का पूरा, है कि नहीं है। तो अभी ये व्याकरण आएगा, ये पूरा का पूरा आपको समझ के रखना, दिमाग में होनी चाहिए अष्टाध्यायी की कहाँ क्या है। उसको बार बार खोलिए, उसको देखिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये मूल है। ये यदि आपको ध्यान में नहीं है तो फिर कहाँ का व्याकरण पढ़ेंगे आप। चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 76वां सूत्र तद्धिताः। चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 76वां सूत्र है ना। कहाँ का? चौथे अध्याय का पहले पाद का 73वां सूत्र। 76वां 76 76 यही बोलते हैं ना हिंदी में।
76 ही बोलते हैं ना, हमको हिंदी के थोड़े आंकड़े में वो है 76वां। चलिए, तो ये आपका क्या है, तद्धिताः सूत्र मिला। ये तद्धिताः का अधिकार कहाँ तक जाता है, देखिए लिखा होगा वहाँ 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160वें सूत्र तक। मतलब खत्म ही हो गया। 5वें अध्याय का चौथे पाद का 160वां सूत्र देखिए। निष्प्रमाणिश्च, उसके बाद क्या है, समाप्त पाद, पंचम अध्याय उसके बाद समाप्त। हो गए बोलो। है पूरा हो गया ना। हाँ ठीक है ना, ये सब चीजें देखनी है आपको बाद में, है ना। अभी ऐसे अभ्यास नहीं है अष्टाध्यायी देखने का, तो इधर उधर पेज घुमाएंगे, लेकिन समझो 5वें अध्याय समाप्ति पर्यंत जाता है, ठीक है ना। 5वें अध्याय तो चौथे अध्याय के प्रथम पाद से चालू, वो 76वां सूत्र वहां से चालू करके वो जाएगा 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 वो पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाएगा। तो इसमें जितने भी प्रत्यय किए गए हैं, जितने भी प्रत्यय इसके अधिकार में किए गए, वो सब तद्धित संज्ञक है। ये तद्धितः वहां जा करके क्या कहेगा, वही कहेगा कि ये तद्धितः सच तद्धितः। जैसे इसके बाद का सूत्र कौन है, यूनस्ति, यूनस्ति, ये आया तो युवन शब्द से ती प्रत्यय होता है सच तद्धितः। ये पोंछ की तरह लटक जाएगा, है कि नहीं है सबके पीछे। ये युवन शब्दाति प्रत्ययो भवति सच तद्धितः, बैठ जाएगा सबके पीछे। उसके बाद फिर कौन है, अणियरो नारशयोर गुरोपोत्तम। तो ये से जो जो जितने भी प्रत्यय करेंगे, अण करेंगे, ईय करेंगे, तो सच तद्धितः सच तद्धितः सच तद्धितः उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो कहने का तात्पर्य क्या है, तद्धितः के अधिकार में जो भी प्रत्यय विधान हुआ वो सब प्रत्यय क्या कहलाएंगे, तद्धितः। इसलिए सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, तद्धितः अधिकार पठितत्वम, क्या अधिकार पठितत्वम तद्धितत्वम, है ना। वही तद्धित है। तद्धित के अधिकार में जो पड़े गए प्रत्यय है वो सब तद्धित संज्ञक है। आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखनी। तो कृत समझ गए, तद्धित समझ गए। समास किसको कहते हैं जी, समास किसको कहते हैं, ये भी तो प्रश्न है। पहले ये सब तो जाने, फिर पता चले कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कि क्या होती है कि नहीं होती है कि नहीं। समास किसको कहते हैं, तो एक सूत्र है प्राक कडारात समासः, ठीक है ना। क्या है, देखिए विनीत फटाफट ये सब सूत्र ध्यान में आने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मेहनत करनी है, ऐसा नहीं बाद में मैं चालू करूँ उसके बाद पीछे पीछे बोलना है, ये आदत मत बनाओ, है कि नहीं है। जटी थी बस उठ जाना चाहिए, प्रश्न हुआ कि उत्तर आना चाहिए, है ना। ऐसी प्रतिभा बनाओ। अभी शुरुआत ही कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, फिर लगेगा कि आप सही थिल्ले दिखा रहे हैं तो फिर त्याज्य ही होंगे, है कि नहीं है। तो मेहनत अब जब 3 साल इतनी मेहनत करके दिखा दो कि पूरा नाम हो जाए, है ना। और एक बार इस शास्त्र को आपने, ये जो ग्रंथ आपके सामने पढ़ा है, उसको एक बार सही से जान लिया पूरा का पूरा, तो फिर कोई है नहीं आपके सामने कोई मतलब प्रश्न ऐसा कर दे कि आप उत्तर न दे पाए, है ना। ये तो शास्त्र संबंधित, तो इसलिए उसकी महानता को समझते हुए उसको रटना चालू कर दो आज से ही, है कि नहीं है। पहले से चालू कर दो और यहाँ से भी चालू करो, जहाँ से ग्रंथ चल रहा है, तो साथ में जो चल रहा है वो भी याद हो जाए और पीछे पीछे एक एक संधि उठाते चलो, है कि नहीं है। तो और करते चलो, क्योंकि इसके बाद अलग से फिर याद करोगे तो नहीं होगा। अभी जब उसका पाठ चल रहा है तो अभी याद हो गया तो हो गया, फिर अलग से आपको फिर पढ़ लिए उसके बाद सोचे कि चलो अब याद करते, तो ऐसे नहीं होता। अभी मैं आपको कहूँ कि आप मुझे न्याय सिद्धांत मुक्तावली पूरी सुना दीजिए, तो आप ऐसे याद कर पाएंगे, ऐसे नहीं होता है। वो यदि चले तो उसके साथ साथ हो जाए तो हो जाए, है कि नहीं। चलिए, तो क्या किया जाए, प्रकृति में क्या आया, तो समास देखना था। तो एक सूत्र है, क्या कहा, प्राक कडारात समासः, कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक समासः इति अधिक्रियते। मतलब ये अधिकार सूत्र है, जैसे तद्धितः अधिकार सूत्र था ना, वैसे ये भी प्राक कडारात समासः, ये भी अधिकार सूत्र है। अष्टाध्यायी में निकालिए, प्राक कडारात समासः, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 3रा सूत्र। हाँ 2 1 3 जी। हाँ, तो
ये जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये अधिकार सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समासः इति अधिक्रियते, इस सूत्र से समासः आगे जाएगा। जैसे इसके बाद का सूत्र कौन है, तो सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समस्यते सच समासः, वो जो समस्त हो उसको समास नाम कहा जाएगा। ऐसे समास आ जाएगा, आया कि नहीं आया। और उसकी विशेष नाम और भी होते जाएंगे, किसी को अव्ययी भाव नाम दिया जाएगा, किसी को तत्पुरुष नाम दिया जाएगा, लेकिन वो सब समास तो है ही ना, वो सब में समास तो जा ही रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। तो इसके अधिकार में जो आ रहा है वो सब सूत्र आपके समास करने वाले सूत्र है, ठीक है ना। तो ये कोई प्रत्यय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये तो जो उस सूत्र का दो सूत्र वो बनेगा, जैसे राजपुरुष इसकी समास संज्ञा होती है, ये प्रत्यय की नहीं होती है। कृत और तद्धित दोनों आपके प्रत्यय थे, समास कोई प्रत्यय नहीं ना है, वो प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ के रखिए। अब आइए प्रकृत में क्या कर दिया, कृत तद्धित समासाश्च, प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति ले आए, बहुवचनांत विपरिणाम कर दिया। तो कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृत और तद्धित जो है वो क्या है, आपके प्रत्यय है कि नहीं है। अरे कृत भी प्रत्यय ही था ना भाई। अरे धातुर विहिता तिंग भिन्न प्रत्ययाः कृत संज्ञा जो, तो वो भी प्रत्यय था। और तद्धिता का तो कहा ही, तद्धिताधिकार पठितत्वम, तद्धित के अधिकार में जो भी प्रत्यय आए वो सब तद्धित संज्ञक है कि नहीं है। तो दोनों प्रत्यय थे, कृत और तद्धित। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है ना। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो यहाँ कृत कहने से किसका ग्रहण हो जाएगा, कृदंत का ग्रहण हो जाएगा उस परिभाषा के अनुरोध से। और तद्धित कहने से तद्धितांत का, है ना। समास में नहीं ना होगा, समास की नहीं ना हो, समास संज्ञा किसी प्रत्यय की नहीं ना हो रही है, समास मतलब प्रत्यय की नहीं होती है, ठीक है ना। तो वहां नहीं ना प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम से तदंत विधि नहीं ना होगी। तो क्या अर्थ हुआ, कृदंतः समास संज्ञा स्यात्, फिर प्रातिपदिक संज्ञा से समाज क्या, कृदंतः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तद्धितांतः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, समासः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। ये अर्थ है ना, कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये अर्थ आएगा कि नहीं आएगा, दीक्षित यही अर्थ लिख रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। देखो क्या लिखा, कृत तद्धितांतौ, क्या लिखे, वो अंत शब्द है ना, वो कृत के साथ भी जोड़ना, तद्धित के साथ भी जोड़ना है। तो कृदंत तद्धितांतौ ये उसका अर्थ है। कृत तद्धितांतौ मतलब आया। ये कैसे कर दिए भाई सूत्र में, तो कृत और तद्धित ही पढ़ा था। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इस परिभाषा से प्रत्यय का जहाँ ग्रहण होता है ना वहाँ तदंत ग्रहण होता है, आया कि नहीं आया। तो उस परिभाषा के अनुरोध से क्या कर दिया, कृदंत और तद्धितांत का ग्रहण हो गया। तो वही कर दिया, कृत तद्धितांतौ और समासाश्च, उसको अलग कर दिए, है ना, उसको अलग कर दिए, है ना, समाज को, क्योंकि उसमें तदंत विधि नहीं ना करनी है, तो उसको अलग छाड़ दिए, इन दोनों में तदंत विधि कर दिए। तो ऐसे लिख रहे हैं, आया अर्थ समझ में। कृत तद्धितांतौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञास्यु, ये अर्थ कर दिया, ठीक है। कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थ हो गया। आया इतना समझ में। ये आपका मूल का अर्थ सामान्य रूप से हो गया। जैसे एक एक उदाहरण देख लिया जाए, ठीक है ना, उसको जैसे एक देख लिया जाए। चलिए मूल पहले लग जाए, फिर टीका में देखते हैं, कुछ विशेष बात आती है तो, ठीक है। देखिए जैसे कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, एक उदाहरण दीजिए, कोई कहेगा। तो जैसे पच धातु से अणुल प्रत्यय किया, कौन प्रत्यय किया, अणुल प्रत्यय किया। अणुल का क्या बचता है, वो बचता है, वो को अक हो जाता है, और वहाँ वृद्धि आदि होकर के, अत उदय से दीर्घ आदि होकर के वृद्धि क्या होगा, वो नहीं सुनना है, क्या होता है ये बोलो। अपनी अज्ञानता छुपा मत, अपनी मूर्खता को अंदर मत छिपाओ। अत उदय क्या कहता है, अदंतांगस्य वृद्धि स्यात्, कि दीर्घ से छुपा रहा है ना, सीधे पाचा का बोल के क्या हमको कहना चाह रहा है, वो कर दिए पाचा का बढ़ गया, ये नहीं बताना चाह रहा है हमको, वृद्धि याद नहीं। किसके पास किसको फिर क्या कराओगे तुम, ऐसी मूर्खता छिपाने से क्या लाभ। उससे अच्छा तो प्रकट कर देनी अच्छी है, निकल तो दे कम से कम। देखो क्या है विनीत अर्थ,
उपधाया अतो वृद्धि स्यात् इत्यडिति च प्रत्यये परे। ये उसका अर्थ कहा जाता है। अदंतांगस्य, अदंत अंग बता दी, बताइए कोई मतलब है? कहाँ अदंत अंग और कहाँ उपधा का आकार? वो उपधाया अतः कह रहा है और ये पंडित जी को लगा अदंतांगस्य। कहाँ क्या कोई तालमेल? तो क्या करना है, मतलब क्या लक्ष्य क्या बनाए हो? ये कौन तरीका है जी? ऐसे बोलते हो, 1000 बार टोका है कि ऐसी वृत्ति कभी हमको सुननी ही नहीं है। उससे अच्छा देख के बोल दो कि हमको याद नहीं है, हम कल याद करके सुना देंगे, अभी देख लेते। ये सही लगता है। लेकिन मतलब हमारे सामने ये कर रहा है तो वो जिसको पढ़ाएगा उसकी क्या हालत करेगा, ये मुझे बताइए। उसकी क्या गति होगी? हमारे सामने ये हालत है, उसको पता है कि नहीं, इनको थोड़ा भी शब्दांतर का प्रयोग करेंगे समझ में आ जाने वाला है कि नहीं है। तब भी हमारे सामने भी ऐसी दुस्साहस इसका चलता है कि गलत बोल दे, दिखा दे कि हमको वृत्ति याद है। तो जिसको पढ़ाएगा उसकी क्या गति होगी? ऐसा सोच के हमको कभी कभी ये हो जाता है, अरे रावी क्या कर रहा है? यही परंपरा आगे बढ़ेगी ना। अरे जैसा गुरु वैसा चेला। उसको तो पता नहीं क्या समझा दोगे। कोई कुछ प्रश्न पूछेगा तो कैसे उत्तर दोगे, कैसा उत्तर दोगे? प्रामाणिकता हट जाएगी पंडित जी। ऐसा अपना वो मत बनाओ, है ना। प्रामाणिकता अपनी बनी रहे कि नहीं, ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो शास्त्रीय वचन बोलता है, पूर्ण प्रामाणिक बोलता है, ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, ऐसे केवल बनारस में रहने से नहीं होगा। उसके लिए दिन भर उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो बोल पाओगे। चलो क्या किया, कहा क्या वृत्ति लिखी, बोलो। उपधाया अतो वृद्धि स्यात् इति च प्रत्यय परे, ठीक है ना। उपधाया अतः वृद्धि स्यात्, उपधा में जो आकार है उसको वृद्धि होती है कब? इत नीत प्रत्यय पर में हो तब, ठीक है ना। तो ये कहता है। तो हम कहाँ थे, कौन में देख रहे थे हम? पच धातु से नूल लाए, 5 अक बना लीजिए। अब आप लोग प्रक्रिया समझ लेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। ये सूत्र लगाना बस, और ध्यान रखना। उपधा में जो पच धातु है देख ही लो। चलो एक बार, पच धातु से अणुल किया, अणुल का वो बचा, वो को अक कर देंगे, यू और ना को, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, आपको पूरे सूत्र जो जो लग रहा है उनसे बैठ के लगाना है और उन सब की वृत्ति भी याद कर लेनी है। लघु सिद्धांत में तो कब आएंगे पता नहीं, लेकिन इसकी वृत्ति आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। अर्थ पुरस्सर आपको घटाना है। तो वो को अक कर दिया तो पच अक बन गया। पच में अब पीछे णित प्रत्यय पर में है कि नहीं है? वो णित है, तो उसके परे रहते यहाँ पच के उपधा में कौन है? अकार। उसको वृद्धि कर दो, तो आ कर दो वृद्धि, तो 5 अक बन गए। 5 अक बन गया। ये णूल प्रत्यय जो किया था वो धातु से विहित है कि नहीं है? है। धातु से विहित है। तिंग से भिन्न है कि नहीं है? तो वो अणुल प्रत्यय किम संज्ञक है? कृत संज्ञक है। तो वो अणुल की कृत संज्ञा है। तो 5 का ये पूरा कैसा कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। कृदंत मतलब कृत है अंत में जिसके। तो यदि अणुल आपका कृत हो गया तो हाँ अटक रहा है, क्या हुआ? खत्म हो गया, क्या? नेट खत्म, किसका? 1.5 GB खत्म। अच्छा हो गया ऐसा, मतलब हाँ मैसेज आ गया। हाँ इसमें भी वो कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जितना गया वो देखते हैं, जितना पकड़ लेगा चालू रहने दीजिए, जाएगा न जाएगा, वरना हमारा तो यूट्यूब वाला चल ही रहा है, ठीक। तो क्या प्रकृति में, हाँ, तो 5 का एक कृदंत बन गया। कृदंत मतलब क्या? कृत है अंत में जिसके, ठीक है ना। तो ये 5 का जो है उसके अंतिम में कृत है कि नहीं है? कौन है? अणुल। अणुल जो है वो कृत संज्ञक है कि नहीं है? अणुल का विधान किससे किया? पच धातु पच से किए ना। वो पच धातु थी, धातु से विहित है, तिंग से भिन्न है। अणुल जो है वो तिंग से भिन्न है कि नहीं है? तो धातु विहित तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा हुई तो अणुल कृत हो गया, और 5 का ये क्या हो गया? कृदंत हो गया। तो ये कृदंत है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। 5 की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इससे सु ले आएंगे और ऋतु विसर्ग करके 5 ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? तो कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जैसे 5 इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। आया? उदाहरण आया ना समझ में?
उदाहरण ध्यान में रखो, पाचक की क्या हो गए, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब आगे स्वाद्युत्पत्ति होकर के पाचक बन जाएगा। अरे पाचक मतलब पाक करता है कि नहीं है, तो वही आ गया कृदंत का उदाहरण। यहाँ देखो पाचक की पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। पूर्व सूत्र से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती, तुम बताओ। क्योंकि ये प्रत्ययांत भिन्न नहीं है। हाँ प्रत्ययांत ही है, आया कि नहीं? क्योंकि वो कहता है कि धातु से भिन्न होना चाहिए, तो वो तो है। प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए, तो पाचक प्रत्यय से भी भिन्न है। पाचक पूरा प्रत्यय नहीं ना है, वो धातु भी नहीं है पूरा, तो उससे भिन्न है। प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए, ये प्रत्ययांत से भिन्न है क्या? नहीं है। नहीं, ये प्रत्ययांत ही है। तो पूर्व सूत्र से नहीं ना हो पा रही थी, इसलिए तो यहाँ कहना पड़ा कि कृदंत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। आया कि नहीं? तो चलिए कर दिया, कृदंत से प्रातिपदिक संज्ञा करके पाचक की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। दूसरा क्या था, किसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे थे? तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करते थे, ठीक है ना? तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे थे ना, तो तद्धितांत की प्रातिपदिक मतलब तद्धितांत में जिसकी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ठीक है ना? जैसे क्या, तो उदाहरण उसका देखा जाए। जैसे कर दीजिए क्या तद्धितांत का उदाहरण एक ले लीजिए, कोई कौन सा लिया जाए? राष्ट्रीय दशरथस्य अपत्यम दाशरथी, ठीक है ना? ठीक है, दशरथस्य दाशरथी ही ये बनाते हैं, ठीक है ना? दशरथस्य अपत्यम, दशरथ का अपत्य मतलब पुत्र है ना? अपत्य किसको कहते हैं? संतान को कहते हैं ना। अपत्य मतलब संतान, तो दशरथस्य अपत्यम, दशरथ का अपत्य कौन था? राम, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? दाशरथी ही। क्या कहा जाता है? दाशरथी ही। इका रस्व है, ध्यान देना। दाशरथी, सही, दाशरथी राम, है कि नहीं है कि नहीं? तो अभी आया था संधि में श्लोक, आया था कि नहीं आया था? तो वो राम को ही दाशरथी ही कहा जाता है। आया तो दाशरथी, तो देखिए प्रक्रिया देखिए कैसे बनता है। दशरथस्य अपत्यम किया, क्या किया? लौकिक विग्रह, दशरथस्य अपत्यम, ये विग्रह किया। इसका अलौकिक विग्रह क्या करोगे? तो दशरथस्य का क्या कर देंगे? अलग अलग कर दो। दशरथ, गश, अरे दशरथ से षष्ठी थी ना, तो कितना रुक क्यों रहे? दशरथ गस आया। और अपत्यम अर्थ में कौन प्रत्यय करोगे? तो एक सूत्र है अतः ईय, कौन है? ये तद्धिता के अधिकार में आया है, देख लेना इसकी सूत्र संख्या, तद्धिता के अधिकार में है। अतः ईय अदंत जो आपका प्रातिपदिक होगा, है कि नहीं है? तो दशरथ ये अदंत प्रातिपदिक है कि नहीं है? और वो कैसा होना चाहिए? षष्ठ्यंत होना चाहिए, तो षष्ठ्यंत भी है दशरथा गस। इससे क्या हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। अपत्य अर्थ में तो ईय प्रत्यय कर दो, तो दशरथ गस ईय, ठीक है ना? आपको थोड़ा कठिन लगेगा, मतलब ऐसा होगा क्योंकि प्रक्रिया आपको ध्यान में नहीं, तो उससे घबराइए मत। पाठ लगाने के समय ये सब साफ कर लीजिएगा, ठीक है ना? इनको लगवाना है ध्यान से, एक एक चीज़ उनको सूत्र बता करके कि कैसे तद्धित की प्रक्रिया चलती है। अब हम लोग क्या वो संज्ञा प्रकरण पूरा देख के आए, शुरुआत में संज्ञा प्रकरण चल रहा था, इन लोगों को भी नहीं पता था कैसे क्या प्रक्रिया, तद्धित की प्रक्रिया पता थी, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते गए वहीं से, तो दिमाग में बैठ गया है कि तद्धित की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो बस आप भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आधे अजंत पुल्लिंग तक आप भी समझ जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, अब लोग क्या कर देते हैं कि अभी लड़के नहीं समझते हैं तो हम लोग नहीं पढ़ाते, ये कोई तरीका है जी? तो कोई मतलब सामान्य रूप से सिद्धांत कौमुदी मूल पढ़ने वाले वहाँ क्या कर देते हैं, अरे लड़कों ये सब क्या समझेगा कि अलौकिक विग्रह क्या, यहाँ दशरथ गंश से ही लाएंगे, अतः का कहाँ ये सब, तो उसको केवल सीधे बता देते हैं दाशरथ ही आपका ही तद्धितांत है। अब वो तो फिर कभी नहीं समझेगा, अभी नहीं समझा तो, है कि नहीं है? अभी नहीं यदि समझता है वो तो कभी नहीं समझेगा, इसलिए अभी समझा दीजिए, इतना समझ ले, है कि नहीं? वहाँ तद्धित तो कब आएगा आप पता रहे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा तद्धित उसको आ जाना चाहिए प्रक्रिया, है ना? बस केवल वहाँ जाके विशेष विशेष बात ही समझनी हो, बाकी सब तद्धित तो सब समझ ले। तो हम लोग पंच संधि पर्यंत तद्धित समास कैसे सब होता है सब पंच संधि पर्यंत सब सिखा देते, है ना? ऐसी यहाँ की परंपरा है और अच्छी भी है, ऐसे ही होना चाहिए, वरना समाज के लिए फिर समाज आएगा तभी समाज समझ पाएंगे। और यहाँ पंच संधि पढ़ के लोग समाज समझने लगते हैं कि कहाँ कौन समाज करना, कैसे करना, अलौकिक विग्रह क्या होता है, लौकिक विग्रह क्या होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रकृति में क्या कर दिया, दशरथ गंश, इससे अपत्यम अर्थ में क्या ले आया, ईय प्रत्यय ले आया है,
तो लौकिक विग्रह था तो दशरथ से अपत्यम, अलौकिक विग्रह क्या हुआ? दशरथ घस और अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय किया। किस सूत्र से? अत ईय, ये सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये आपका ये ईय प्रत्यय कैसा है? तद्धित संज्ञक है कि नहीं है? क्या है? तद्धित संज्ञक है। तो तद्धित संज्ञक है तो तद्धितांत कौन हो गया? बस ईय, ये पूरा समुदाय तद्धितांत हो गया कि नहीं हो गया? तो तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? किस सूत्र से होगी? पूर्व सूत्र से यहाँ हो सकती थी क्या? क्यों? क्योंकि ये प्रत्ययांत है। प्रत्ययांत ही है। बात समझ में आई? तो उससे नहीं होने वाले, तो इसीलिए तद्धितांतत्वात् क्या बोल देते हैं? तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। मतलब क्या? ये तद्धितांत है इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, उसका मतलब ये आया। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तब क्या करेंगे? दशरथ घस ईय, ये तद्धितांत है तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी तो क्या होगा इससे? उसमें सुपो धातु प्रातिपदिक हो कि प्रातिपदिक का अवयव जो सुप होता है उसका लुक होता है। तो यहाँ प्रातिपदिक कौन हो गया? पूरा समुदाय हो गया। क्या? दशरथ घस ईय, ये पूरा समुदाय क्या है? प्रातिपदिक है। इसका अवयव सुप कौन है? घस है कि नहीं? उसका लुक होता है। लुक कर दीजिए तो क्या बचा? दशरथ ईय, ईय का यकार चला जाता है, इस संज्ञा से लोप कर दीजिए, है ना? तो क्या बचा? ई बचा, दशरथ ई। अब आगे सब कार्य कर लेना है ना? भ संज्ञा यस्यति च से दशरथ के आकार का लोप कर दीजिए, उसमें मिला दीजिए। और ईय भी कैसा था? ईत था ना, यकार ईत था, इसलिए तद्धित स्वचामादेश वृद्धि कर दीजिए तो दाशरथी बन जाता है। और दाशरथी से सु लेकर के दाशरथी ही बन जाता है। आया? अब वो सब बात की प्रक्रिया आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समझ में आया? आया ना? ये कर दिया। और इसी तरह समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे देख लिया जाए, है कि नहीं है? राजनगस पुरुषसु, जैसे राजपुरुष समास करते हैं ना, राजपुरुष, तो लौकिक विग्रह क्या होता है उसका? राजनगस पुरुषसु, राजनगस पुरुषसु, राजनगस पुरुषसु। ये आप राज्ञ पुरुष लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह मतलब लोक में जो प्रयोग हो सके। लोके प्रयोगार्हम लौकिकम, लौकिक मतलब क्या? लोक में जिसका प्रयोग कर सकते हैं। लोक में राजनगस पुरुषसु ऐसा बोल सकते हैं क्या? कोई समझेगा ही नहीं। क्या बोल सकते हैं? राज्ञ पुरुष, ये बोल सकते हैं ना, राजास का पुरुष। तो लोके प्रयोगार्ह जो हो उसको कहते हैं लौकिक विग्रह। तो राज्ञ पुरुष ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या होगा? राजनगस पुरुष। राज्ञ में क्या है? षष्ठ्यंत था ना, किस शब्द से लाए थे? राजन से लाए थे, तो उसको अलग कर देना, यही अलौकिक विग्रह। तो राजनगस, उधर पुरुष था ना लौकिक में, तो उसको यहाँ अलग कर दो, पुरुष सु। ये कैसा विग्रह हो गया? अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह मतलब शास्त्रीय प्रयोगार्हम, शास्त्रीय प्रयोगार्ह नहीं। शास्त्र में क्या राज्ञ पुरुष प्रयोग नहीं होता है क्या? तो फिर तो वो भी अलौकिक है क्या? उसको तो लौकिक कह गया है। लोके प्रयोगानर्हम अलौकिकम, लोक में जो प्रयोगा नरह हो, लोके प्रयोग, लोक में प्रयोग करने के अर्ह मतलब योग्य जो होता है उसको लौकिक कहते हैं। ठीक है ना? जैसे राज्ञ पुरुष। और लोक में प्रयोगा नरह मतलब लोक में प्रयोग करने के लिए जो अनर्ह है मतलब अयोग्य है ना, अनर्ह है, उसको कहते हैं अलौकिक। आया? जैसे राजनगस पुरुषसु, ये लोक में प्रयोगा नरह है कि नहीं है? अनर्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कहलाएगा। विनीत ने क्या परिभाषा बताई? शास्त्रीय प्रयोगार्हम। तो वो तो राज्ञ पुरुष अभी शास्त्र के लोग नहीं समझते क्या? लोक में वो शास्त्रों में प्रयोग आ रहा नहीं है क्या? राज्ञ पुरुष। तो फिर तो ऐसे मत करो, ठीक है ना? लोके प्रयोगार्हम लौकिकम और लोके प्रयोगानर्हम अलौकिकम, ऐसे कर दो। आया? चलिए, तो प्रकृत में राजपुरुष बना रहे थे ना, लौकिक विग्रह क्या हो गया? राज्ञ पुरुष। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? राजनगस पुरुषसु। यहाँ इस समुदाय राजनगस पुरुषसु, इसकी कोई समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? किस सूत्र से? षष्ठी सूत्र से।
षष्ठी सूत्र से यहाँ समास हो जाएगा। षष्ठी इतना ही सूत्र, षष्ठी क्या अर्थ उसका? षष्ठ्यंतम समर्थम, षष्ठ्यंतम सुबंतेन समस्यते, षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, ये उसका अर्थ है ना। तो षष्ठ्यंत कौन हो गया विनीत? राज्यः इति, राजन गस, ये हो गया। अब इधर वो उसमें नहीं देखना है, ठीक है ना, यही देखना। राजन गस ये षष्ठ्यंत हो गया। उसका समर्थ दूसरा जो सुबंध होगा, दूसरा जो सुबंध होगा कौन है? पुरुष सु, उसके साथ समास होगा। कौन हो? तत्पुरुष समास होगा। तो ये समास, तो इसकी समास, ये षष्ठी सूत्र जो है ना वो आपके प्राक कडारात समास के अधिकार में है, देख लेना है कि नहीं है। तो वो समास, इसका नाम समास हो गया और विशेष नाम तत्पुरुष हो गया, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास इसको कहते हैं। तो ये समास हो गया कि नहीं हो गया? किसकी समास संज्ञा हो गए? राजन गश पुरुष सु, इस पूरे समुदाय की क्या हो गए? समास संज्ञा हो गई। तो ये पूरा इसका नाम क्या हो गया? समास हो गया ना। तो समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इस पूरे समुदाय की भी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। आया? तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? सुप धातु प्रातिपदिक योग लग जाएगा ना। प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाएगा। तो किसका किसका लुक हो जाएगा? गस और सु का लुक हो जाए तो क्या बचेगा? राजन पुरुष, और न का लोप कर देंगे, न लोप प्रातिपदिक अंत से राज पुरुष बन जाएगा, उसे सु आदि ला करके राज पुरुष ये बन जाता है। आया? ये सामान्य रूप से हम लोगों ने तीनों का उदाहरण देखा। कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा का क्या उदाहरण दिया? पाचक, इसकी ये कृदंत है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की। तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा का क्या उदाहरण दिया? है ना। चलिए आप सीधा बोल दिए, वरना दशरथ गस यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की थी ना, लेकिन दासरथी उसका उदाहरण है प्रातिपदिक संज्ञा का, समझ लीजिएगा, ठीक है। दासरथी की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, दासरथी ही की होगी प्रातिपदिक संज्ञा, नहीं ना होगी, दासरथी की हो रही थी। हाँ इसी, और समास की प्रातिपदिक संज्ञा, तीनों का उदाहरण समझ में आया। यही कर दिया। कृत क्या कर दिया? कृत तद्धित समासाश्च, अर्थ देख लो क्या कहा? कृत कृतद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। आ गया। अब देखिए बाल मनोरमा हम थोड़ा देखा था, ठीक है ना, क्या कह रहा है। कृत तद्धित इति पढ़ो। कृतद्धित, कृच्च तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः। हाँ ये विग्रह कर दिया। कृत तद्धित समासा, इसमें क्या विग्रह कर दिया? कृच्च तद्धितश्च समासश्च, यही तो किए थे, यही किए थे ना हम लोग। कृत च बोल रहे थे, ये क्या लिख रहे हैं? कृच्च। कौन सूत्र लग गया है? बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? तुम इसके पीछे बोल रहे हो, नहीं पता है? सोच चुना चू का, अरे तवर्ग का योग है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ वो चवर्ग का योग है, कृत च था ना, तो चवर्ग का योग है, तो क्या हो गया? तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा। तो चुना स्चू क्या कहता है? स्चू का योग रहने पर स्तु को स्चू होता है, ये अर्थ है ना। तो त को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, तो कृत च यह बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलना चाहिए, हम लोग कृत च बोल रहे थे, आपको समझ में आए इसलिए, वरना संधि करके ही बोलना चाहिए। कृत च है कि नहीं है? चलिए, तद्धितश्च समासश्चेति विग्रह। हाँ, और कृत कौन समास, इति विग्रह समास कौन की है? तो आपको पता है ना कौन समास की? इतरेतर द्वंद्व। चलिए आगे बढ़ो। पूर्व सूत्रात् प्रातिपदिकम इत्यनुवर्तते। आया? पूर्व सूत्रात् प्रातिपदिकम इति अनुवर्तते, और बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। आया है ना। अरे बहुवचनांत में विपरिणाम करना पड़ेगा ना। अरे वहां तो एक वचन था, यहाँ तो बहुवचन, क्योंकि कृत तद्धित समास बहुवचन है, तो उसके अनुरोध से यहाँ बहुवचन करना पड़ेगा। तो तत् क्या? बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। हाँ ठीक, फिर ये कर दिया, ठीक। अब अर्थ क्या होना चाहिए? कृत तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती। दीक्षित लिख रहे कृत तद्धितांतौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा आस्यु, मतलब कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा, ऐसा अर्थ लिख रहे हैं ना। तो अंत लाभ कहाँ से हो गया? तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिखे? प्रत्यय ग्रहण परिभाषया कृत तद्धित इति तदंत ग्रहणम। आया? अरे क्या परिभाषा? मैंने शॉर्ट में बोल दिया, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। उस परिभाषा से क्या हो जाएगा? तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? कृदंतः
तद्धितान्तः समासश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। ये हो जाएगा ना, अलग अलग करोगे तो यही कर दिया। तो वही कह रहे प्रत्यय ग्रहण परिभाषया कृत तद्धित इति तदंत ग्रहणम। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा का स्वरूप क्या है पूरा का पूरा? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम। गलत बोल रहे हो, एक आध अक्षर की गलती। कोई बोलेगा साफ साफ? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस् तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम। अभी भी गलत, विहितः। अभी भी एक और अक्षर की। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम। हाँ, ये क्या मतलब? फिर अपना क्या बना रहे हो हैं? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् तुमको सविहितस्- सहूर तो है नहीं कि कौन सूत्र लग के स होता है, फिर अपने से क्यों बनाते हो? वो अधिकार उसी को है जिसको पूरा याद हो। वो जो जो सूत्र लगते हैं और जो जो हुआ उसको यदि बोलता है तो क्षम्य है, तुमको अधिकार नहीं, ऐसे मत तोड़ा करो उसको। क्या क्या है परिभाषा? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम। ये है परिभाषा। देखे थे इसकी पहले, बहुत बार आई है। क्या अर्थ है इसका? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रकृतेः स प्रत्यय विहितः तदादेः प्रकृत्यादेः तद आदे है प्रकृतेरादेः तदन्तस्य प्रकृत्यन्तस्य मतलब प्रकृति प्रत्ययान्त समुदायस्य ग्रहणम। क्या समझ में आया कुछ? क्या अर्थ है उसका? प्रत्यय के ग्रहण करने पर जिससे वो विहित है, यानी कि जिससे वो प्रत्यय आया है, उसके आदि का यानी कि उस प्रकृति का और उसके अंत का भी ग्रहण होता है। चलो, गलत अर्थ है, गलत अर्थ है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। चलिए, तो उसको कल शुरुआत में याद दिलाना, बता देंगे, ठीक है ना? शुरुआत में बता देंगे, क्योंकि अभी उसको बताने लगेंगे लंबा समय जाएगा, हमको पाठ इधर रखना है। तो क्या हो गया? प्रकृत में इतना समझ के रखिए कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम भवति। सामान्य रूप से इतना समझे जाए, वैसा इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? सरल रूप से कह रहा हूँ कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इससे क्या हो जाएगा? यहाँ तदंत विधि हो जाएगी। चलिए, वही कर दिया कि प्रत्यय ग्रहण परिभाषया कृत तद्धित इति तदंत ग्रहणम तदाह। ये सब ध्यान में रख के दीक्षित आह। क्या आह? कृत तद्धितान्तौ इत्यादि ना आया। चलिए, क्या लिखा? कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्युः, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न, अब देखिए क्या कह रहे, पढ़ो आगे। कृत तद्धितान्तयोः प्रत्ययान्तत्वात् पूर्वसूत्रेण अप्राप्तौ कृत तद्धित ग्रहणम। ये पंक्ति लगी? अरे कृत और तद्धित का यहाँ ग्रहण करके तदंत के वो करा रहे ना प्रातिपदिक संज्ञा, तो क्यों कर रहे? तो चूंकि पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी। क्यों नहीं प्राप्त थी? क्योंकि वो दो कृदंत और प्रत्यय तद्धितांत, ये दोनों कैसे हो जाते हैं? प्रत्ययांत ही हो जाते हैं, है कि नहीं है? प्रत्ययांत ही हो जाते हैं। तो प्रत्ययांतत्वात् पूर्व सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं थी, ये उत्तर सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा इसलिए हो, इसके लिए कृत और तद्धित का ग्रहण किया है। यही हम लोगों ने देख लिया एक एक उदाहरण करके, ठीक। चलिए, क्या कहा? कृत तद्धितान्तयोः प्रत्ययांतत्वात् पूर्व सूत्रेण अप्राप्तो कृत तद्धित ग्रहणम। लगा? चलिए, केवलयोः कृत तद्धितयोः। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ बस अंतिम में समझ के फिर पाठ रख रहा है, ठीक। इसको लगा लीजिएगा, मैं आपको संकेत कर देता हूँ। ये बात है कि आपने प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से यहाँ तदंत विधि करा दी, कृदंत और तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थ कर दिया, ठीक। अब प्रश्न ये होगा कि हमने तदंत विधि की बाधिका एक परिभाषा देखी थी, निषेधिका। क्या? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे नास्ति, है ना? आप में से किसी को प्रश्न भी नहीं हुआ, होना चाहिए था, है ना? क्या? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण नास्ति, कि संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण जहाँ होता है वहाँ तदंत ग्रहण
नहीं होता है कि नहीं है? संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण होता है, लेकिन संज्ञा विधि में नहीं होता है। ये कहा था। इसका थोड़ा परिमार्जित अर्थ भी किए थे कि प्रत्यय की जहां पर संज्ञा होती हो वहां पर संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। यहाँ तो प्रत्यय की ही संज्ञा हो रही है ना, कृत और तद्धित की ही कर रहे हैं ना प्रातिपदिक संज्ञा। और तदंत विधि करने से पहले किसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है? कृत और तद्धित है ना, तदंत ग्रहण करने से पहले, तो उसके पहले ही देखेंगे ना। तो कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा, तो ये प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो भी बन गए प्रत्यय यत्र संज्ञा, तो प्रत्यय की ही संज्ञा हो रही है। कौन संज्ञा? प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है। तो संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति न भवति, ये करके निषेध लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना। तो फिर कैसे फिर तदंत ग्रहण कर दिए? यहाँ पर केवल प्रत्यय की ही प्रातिपदिक संज्ञा थोड़ी हो रही है, समास की भी तो हो रही है। अरे मूर्खराज, समय वो समुदाय तीनों मिल जाए तब समय प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं क्या? ऐसा इसका अर्थ है क्या कि तीनों मिल जाए तब जाके उस तीनों साथ में आए? मतलब पाचक आए साथ में, वो भी घुसा रहे, फिर राजन पुरुष हुए, इतना समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, ऐसा अर्थ है क्या? किसको संज्ञा कर रहे हैं? कृत की अलग कर रहे हैं, तद्धित की अलग कर रहे हैं, समास की अलग कर रहे हैं। तो प्रत्यय की संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मूर्खराज, वहां भी सर्वादीनी सर्वनामानी उसका दृष्टांत बताए थे, वहां केवल उसी की होती, डतम की ही होती है क्या प्रातिपदिक संज्ञा? नहीं। 1000 बार मूर्ख को बताया था, उस दिन भी आया था वो लेके, तब भी बताया था इस चीज को कि डतम की प्रति डतम ये प्रत्यय है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कि नहीं होती है? होती है। तो प्रत्यय की संख्या हुई कि नहीं हुई? हुई। तो फिर क्या है सब बवाल मचा के रखा है? महानिषेध करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। मूर्ख तरीका। समाज की भी कर रहे हैं, समाज की करो ना, तुले भाड़ में जाए समाज साला। इधर कृत की कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। तो प्रत्यय की संख्या हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो क्या है मूर्ख भाई लगा के रखे हैं सब, समाज की भी हो रही है। अरे समाज की हो उससे क्या मतलब? प्रत्यय की हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो फिर तो कहीं निषेध नहीं होगा, और किसी के साथ में होती होगी तो फिर तो डतम की भी नहीं निषेध कर पाएगा, वहां पर भी हो जाएगा। कहाँ केवल डतम की कर रहा है वो? क्या नहीं, सर्वनाम संज्ञा। तो फिर ये क्या बार बार एक ही जगह अटके हुए हो तुम? क्या है यहाँ पर प्रकृति में? प्रत्यय की संज्ञा हो रही है। तो प्रत्यय की संज्ञा हो रही, तो प्रत्यय से यत्र संज्ञा, ये विशेष अर्थ कर देने पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा? पूर्व सूत्र में तो आपने किसी तरह से वो प्रत्ययांत में तदंत निषेध का वारण कर दिए थे, किए थे कि नहीं किए थे? कि प्रत्यय से यत्र संज्ञा तत्रैव निषेधः प्रवर्तते, ये कह दिए थे। तो वहां तो साक्षात प्रत्यय की नहीं हो रही थी प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत शब्द स्वरूप की हो रही थी, तो वहां तो वो परिभाषा नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर तो कृत व तद्धित साक्षात प्रत्यय की ही कर रहे हैं ना प्रातिपदिक संज्ञा, नहीं कर रहे हैं? तो फिर तो यहाँ तो अब उससे भी वारण नहीं होने वाला है, ऐसा अर्थ कर देने पर भी वारण नहीं होने वाला। तो प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न भवति, ये निषेध लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? निषेध लग जाएगा। तो फिर कैसे तदंत ग्रहण कर लिए? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? तो वस्तु तो होना क्या चाहिए? वो निषेध हो जाए तो अब सूत्र का अर्थ क्या बनना चाहिए? तदंत ग्रहण का निषेध परिभाषा कर दी, क्या अर्थ बनेगा विनीत? कृत तद्धित समासाः प्रातिपदिक संज्ञा स्युः, यही अर्थ बनेगा ना। कृत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तदंत ग्रहण नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, निषेध लगना चाहिए, ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो उसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। केवलयोः कृत तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात्, केवलयोः कृत तद्धितयोः, केवल कृत और तद्धित इसकी प्रातिपदिक संज्ञायाम फला प्रयोजनाभावात्, कोई प्रयोजन नहीं है। केवल कृत और केवल तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करने से क्या प्रयोजन होगा? अरे तद्धित वो आप उसकी तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या उसका प्रयोजन क्या होता था? वहां पर तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या कर रहे? दशरथ घस यहाँ इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या कर रहे थे? प्रातिपदिक का अवयव सुख का लुक करते थे कि नहीं करते थे? अब केवल यदि तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा की जाए, केवल किसकी होगी तब? दशरथ घस यहाँ में किसकी होगी? केवल यहाँ की ही होगी प्रातिपदिक संज्ञा। अब उसकी केवल प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जिसका क्या प्रयोजन है?
घस का लुक कर पाएगा वो? अब हो पाएगा क्या? क्योंकि प्रातिपदिक का अवयव शुभ नहीं ना हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा केवल इसकी कर रहे तद्धित की, तो केवल कृत और केवल तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा करने से कोई प्रयोजन है क्या? हमको तो वो शुभ लुक शुभ निवृत्ति करानी थी, वो सब हो पाएगी क्या? तो वही कह रहे हैं कि केवलयोः कृत तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात् संज्ञा विधौ इति निषेधो अत्र न भवति। संज्ञा विधौ निषेधो न भवति, यहाँ नहीं लगेगा, वरना उसका जो जो लगता है वो सब तो मिल रहा था। निषेध तो लगने के लिए तैयार था, उसका सब बन रहा था, है कि नहीं? लेकिन चूंकि यदि निषेध कर दे तो किसकी होगी? केवल प्रातिपदिक संज्ञा कृत और तद्धित, और उसके केवल की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन नहीं है तो फिर उसकी संज्ञा करने का कोई मतलब भी नहीं रहा। अरे वो या संज्ञा सासा, और यहाँ केवल कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा कर दे आपके कथनानुसार, तदंत ग्रहण न करावे, और केवल कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा कर दे, तो उस संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो प्रयोजनाभावात् यहाँ पर आपको क्या कहना पड़े? और कृत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, तो इससे क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर वो निषेधो न प्रवर्तते कहना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो यही कह रहे, पढ़ो। केवल योः कृत तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात् संज्ञा विधौ इति निषेधोत्र न भवति। संज्ञा विधौ इति निषेधः अत्र न भवति। आया कि नहीं? विनीत, समझ में आया तुमको? ये सब बुड़बुकों को तो पता नहीं क्या लग रहा है। केवलयोः कृत तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात् संज्ञा विधौ इति निषेधो अत्र न भवति। ये निषेध नहीं लगेगा। लगा? तो नहीं होगा, तो निषेध नहीं लगेगा मतलब तदंत ग्रहण हो जाएगा। तो तदंत ग्रहण हो जाएगा तो दीक्षित ने जो अर्थ लिखा वो बन गया कि नहीं बन गया? कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। चलिए यही कर दिए। फिर क्या कह रहे हैं? अस्मादेव पूर्व सूत्रे संज्ञा विधावपि प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदंत लाभात् प्रत्ययांत पर्युदासः। हाँ, क्या अस्मादेव पूर्व सूत्रे संज्ञा विधौ अपि प्रत्यय ग्रहणे परिभाषया तदंत ग्रहण लाभात् प्रत्ययांत परिदास। अच्छा, ये थोड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो बाल मनोरमा ठीक नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है, इसलिए मैं आपको उसकी कोटि भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा खिसक गया है। अब उसको क्यों गलत है तो उसको कल विचार करते हैं। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा अंश ये ठीक नहीं है। अभी आप उसको समझ मतलब दिमाग भर गया है इतने मात्र से ही, तो इतना लगा क्या ये, फिर उसको आगे यहाँ से बाल मनोरमा करेंगे। ये 2 सूत्र की बाल मनोरमा अनुपूर्विशा आपको करनी है। ठीक है ना? और उसको तैयार भी करना है। ठीक, इतना तो कम से कम ये 2 सूत्रों में पता रहना चाहिए। ठीक, इसके बाद वाले सूत्रों में हम ऐसे टीका में आप लोगों को ही कह देंगे, आप लोग देख के आइएगा। ठीक है ना? हम लोग मूल में चलेंगे। ठीक, लेकिन ये 2 सूत्रों को आपको सही से करना है। ठीक है ना? क्योंकि ये विचारणीय सूत्र है बहुत सारे। देखिए कितना विचार कर रहा है, परिभाषाएं लग रही है, उसको रोका जा रहा है, बहुत सारे आयास किए जा रहे हैं। एक तो अभी ये यहाँ पर संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न भवति, ये परिभाषा क्यों नहीं लगेगी? इसके लिए क्या कहे? क्योंकि केवल और कृत की और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसका केवल का प्रयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं ना है। तो इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा न करके तदंत ग्रहण, तदंत की ही प्रातिपदिक संज्ञा की जाएगी, तो वो निषेध वो न प्रवर्तते, ये कहना पड़ेगा। ठीक है ना? आया? तभी तो, वरना कृत और तद्धित का ग्रहण करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। केवल उसी की प्रातिपदिक संज्ञा करनी हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का तो कोई प्रयोजन नहीं है। जब प्रयोजन नहीं है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं, तो फिर कृत और तद्धित रखने का क्या मतलब? हटाओ, सब बाहर करो। तो कृत तद्धित के कारण क्या ग्रहण किया है यहाँ पर, तो क्या कहना पड़ेगा आपको कि यहाँ संज्ञा विधौ इति निषेधो न प्रवर्तते। आया कि नहीं आया? चलिए ये बात है, इतना लगा के आइए, फिर कल चलते हैं। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? मेहनत करना पंडित जी, हाँ, वरना ऐसे हवाबाजी नहीं चलेगी। क्या वृत्ति कैसे बोलते हो? अत उदाय अदंतांगस्य, ये है उसका अर्थ। मैं 2 सूत्र में मिक्स हो गया वो। क्यों मिक्स हो गया? क्यों मिक्स हो गया? ऐसे गंभीर बनो थोड़ा शास्त्र के प्रति। चलिए
व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवामनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।